So hey guys, welcome to my YouTube channel The Golden Law. So in today's video we are going to discuss the concept of section 32 of Indian Evidence Act. Section 32 जो है वो बात क्या करता है? सेक्शन 32 बात करता है उन स्टेटमेंट के बारे में जो किसी भी पर्सन ने की है, जो अभी जिसकी डेथ हो गई है या फिर जो मिल नहीं रहा है, ठीक है, उन स्टेटमेंट्स की रेलेवेंसी के बारे में हमारा सेक्शन 32 जो है वो बात करता है। ठीक है, तो सेक्शन 32 की बेयर लैंग्वेज देखें तो ये क्या कहते हैं कि कोई भी स्टेटमेंट्स चाहे रिटन में है चाहे वर्बल में है, ठीक है, स्टेटमेंट्स रिटन और वर्बल ऑफ रेलिवेंट फैक्ट्स मेड बाय अ पर्सन हु इज डेड, who can't be found or who has been incapable of giving evidence or whose attendance can't be procured without an amount of delay or expense which another circumstance unreasonable are themselves relevant fact for the following cases. Now कोई भी स्टेटमेंट्स चाहे रिटन में है चाहे वर्बल में है, रेलेवेंट फैक्ट के रिलेटेड है और किसी भी ऐसे पर्सन ने की है जिसकी या तो डेथ हो चुकी है या फिर अभी वो पर्सन मिल नहीं रहा या अभी वो एविडेंस नहीं दे सकता, मीन्स कि उसे कोई मेंटली इशू हो गया है, फिजिकली हो सकता है या किसी भी वजह से अभी वो एज अ विटनेस अवेलेबल नहीं है, इनकैपेबल है एविडेंस देने के लिए, या फिर जिसकी अटेंडेंस को प्रोक्योर नहीं किया जा सकता विदाउट एन अमाउंट ऑफ डिले, कि अगर कोर्ट इस बंदे का इंतजार करेगी तो अनरीजनेबल डिले हो जाएगा। तो उस केसेस में उन पर्सन की जो स्टेटमेंट है वो रेलिवेंट मानी जाती है। ठीक है, इन शॉर्ट कि जो पर्सन एज अ विटनेस अभी अवेलेबल नहीं हो सकते, अगर उन्होंने कोई स्टेटमेंट दी थी बिफोर देयर नॉन अवेलेबिलिटी, ठीक है, मतलब जब वो जिंदा था या जब वो अवेलेबल था, जब वो एविडेंस देने के कैपेबल था, या फिर जब भी उसने कोई पर्सन ने कोई पहले स्टेटमेंट दी थी तो वो स्टेटमेंट रेलिवेंट मानी जाती है। ठीक है, अंडर सेक्शन 32 किन किन सर्कमस्टांसेस में मानी जाती है? अभी सेक्शन 32 के अंदर 8 क्लॉज दिए गए हैं, 1 to 8 क्लॉजेस दिए गए हैं। अगर केस इन सर्कमस्टांसेस के अंडर फॉल करता है, ठीक है, अगर इन केसेस के अंडर फॉल करता है तो उन केसेस में जो स्टेटमेंट होती है वो रेलिवेंट मानी जाती है उन लोगों की हु आर नॉट अवेलेबल एज अ विटनेसेस। ओके, तो अभी हम ये मतलब आगे ये जो 8 क्लॉजेज हैं वो हम कर लेंगे सो दैट ये पॉइंट जो है हमें और क्लियर हो जाए। सो फर्स्ट वन इट सेज व्हेन इट रिलेट्स टू कॉज ऑफ डेथ। तो अगर कोई भी पर्सन ने कोई स्टेटमेंट दी थी, ठीक है, एज टू कॉज ऑफ हिज डेथ, मतलब मरने से पहले अगर उस बंदे ने स्टेटमेंट दी थी जिस स्टेटमेंट में उसने बताया था कि उसकी मौत का कारण क्या था, व्हाट वाज द कॉज ऑफ हिज डेथ, तो वो स्टेटमेंट एक रेलिवेंट मानी जाती है, एडमिसिबल मानी जाती है, या फिर सर्कमस्टांसेस ऑफ ट्रांजेक्शन बताए थे विच रिजल्टेड इन हिज डेथ। ठीक है ना, कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस पूरे के पूरे जिसकी वजह से उसकी मौत हुई थी, अगर वो पूरी सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन बताता है वो, ठीक है, तो वो दोनों चीज़ें जो है वो क्या मानी जाती हैं, वो स्टेटमेंट जो है वो रेलिवेंट मानी जाती हैं। अच्छा, ये सेक्शन 32 क्लॉज 1 जो है ये क्या है, हमारी डाइंग डिक्लेरेशन का कॉन्सेप्ट है एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अच्छा, बहुत लोग जो है वो 32 सेक्शन को डाइंग डिक्लेरेशन के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। सेक्शन 32 में टोटल 8 क्लॉजेस हैं एंड डाइंग डिक्लेरेशन का जो कंसेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 32 क्लॉज 1 के अंदर है। बाकी सारी की जो सेक्शन है वो डाइंग डिक्लेरेशन के साथ डील नहीं करती। डाइंग डिक्लेरेशन का जो कंसेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 32 क्लॉज 1 के अंदर ही दिया हुआ है। ठीक है, अभी नॉर्मली बात करें सेक्शन 32 क्लॉज 1 की, तो ये क्या कहता है कि कोई भी स्टेटमेंट अगर उस बंदे की डेथ के बारे में है, ठीक है, कॉज ऑफ डेथ के बारे में है, या फिर एज टू एनी ऑफ द सर्कमस्टांसेस ऑफ ट्रांजिशन जिसकी वजह से उसकी रिजल्ट्स इन हिज डेथ, नॉट रिलेट्स, ठीक है, विच रिजल्ट्स इन हिज डेथ, तो वो जो स्टेटमेंट है वो क्या मानी जाती है, वो रेलिवेंट स्टेटमेंट मानी जाती है और वो एडमिसिबल की जाती है। ठीक है, now further such statements are relevant whether the person who made them was or not at the time when they were made under expectation of death। जरूरी नहीं है कि जिस टाइम पे उस बंदे ने स्टेटमेंट दी थी एज टू कॉज ऑफ हिज डेथ और सर्कमस्टांसेस ऑफ ट्रांजेक्शन, उस टाइम पे उसे वो ये चीज़ लग ही रही हो दैट ही इज गोइंग टू डाई, जरूरी नहीं है कि ही इज अंडर एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ। अगर वैसे भी उसने वो स्टेटमेंट दी थी तो वो रेलिवेंट मानी जाती है। नो डाउट उसका जो वेटेज है वो कम हो जाता है लेकिन रेलिवेंट वो स्टेटमेंट रहती ही है।
ठीक है। अच्छा, इस वीडियो के ऊपर हमने पूरा का पूरा कंसेप्ट बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर। टाइम डिक्लेरेशन पूरा का पूरा एक वीडियो में हमने कवर किया हुआ, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है, तो इस वजह से पूरा कंसेप्ट जो अलग से कवर किया हुआ है। एग्जाम्पल इसकी क्या, अच्छा एक और चीज़ है कि ये स्टेटमेंट रेलिवेंट कब मानी जाती है, सिर्फ उन्हीं केसेस में मानी जाती है जिसमें कि कॉज ऑफ दैट पर्सन दैट कम्स इनटू क्वेश्चन। हर जगह पे ये स्टेटमेंट रेलिवेंट नहीं मानी जाती, बट जिस केस में क्वेश्चन अराइज हुआ है एज टू डेथ ऑफ दैट पर्सन, उस केस में अगर उस बंदे ने कोई स्टेटमेंट दी थी मरने से पहले, यानी कि कोई टाइम डिक्लेरेशन दी थी, तो वो स्टेटमेंट रेलिवेंट मानी जाएगी। ठीक है, रिपीटिंग इट अगेन, कि अगर कोई भी स्टेटमेंट है, ठीक है, जिसमें उस बंदे के कॉज के बारे में या फिर सर्कमस्टांसेस ऑफ ट्रांजेक्शन के बारे में बताया जा रहा है, तो वो रेलिवेंट मानी जाएगी। किन केसेस में? उन केसेस में जहां पे क्वेश्चन अराइज हुआ है एज टू द डेथ ऑफ द पर्सन, कि कैसे हुई थी, कैसे नहीं हुई थी, तो उस केस में ये स्टेटमेंट रेलिवेंट मानी जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि क्वेश्चन क्या अराइज हुआ था कि वेदर ए वॉज मर्डर्ड बाय बी, क्या ए क्या मर्डर बी ने किया था। तो अगर मरने से पहले ये ने कोई स्टेटमेंट दी थी जिसके बारे में उसने कहा था कि हाँ मेरी जो डेथ है वो बी की वजह से हुई है, बी ने मुझ पर गोली चलाई या मुझे किसी किसी चीज़ से वार किया, मुझे धक्का दिया, तो एनीथिंग लाइक दैट, तो वो स्टेटमेंट क्या मानी जाएगी? वो रेलिवेंट मानी जाएगी और वो स्टेटमेंट एडमिसिबल होगी। गॉट इट? नेक्स्ट, और इज मेड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। तो कोई भी अगर स्टेटमेंट, when the statement was made by such person in the ordinary course of business, ये हमारी मेल लैंग्वेज है, इसे मैं सीधा जनरली तोड़ के ही बताऊंगी। ठीक है, तो अगर कोई भी स्टेटमेंट किसी बंदे ने दी थी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब कि रोजमर्रा का जो भी वो काम कर रहा था, उस केस में अगर उसने कोई स्टेटमेंट दी थी, ठीक है, फर्स्ट, या फिर अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी को डिस्चार्ज करते हुए उसने कोई स्टेटमेंट दी थी, ठीक है, या फिर जो भी रोजमर्रा की बुक्स रखी जाती हैं इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, उसमें उसने कोई एंट्री की थी या कोई मेमोरेंडम में उसने कोई एंट्री की थी, तो वो, एंड अगर उसने कोई एक्नॉलेजमेंट साइन की थी, चाहे रिटर्न लिखी थी, ठीक है, रिगार्डिंग टू रिसिप्ट ऑफ मनी, गुड्स, प्रॉपर्टी, तो वो सारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो क्या मानी जाती है? वो रेलिवेंट मानी जाती है। ठीक है, इन शॉर्ट कि अगर उसने कोई भी स्टेटमेंट दी है इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, रोजमर्रा का जो भी वो काम करता था उस काम के दौरान उसने रोज की स्टेटमेंट कोई ना कोई दी है, तो वो जो है वो मानी जाती है रेलिवेंट। उसका रीजन क्या होता है? क्योंकि पता होता है इंसान को कि इसने कुछ जानबूझ के स्टेटमेंट नहीं लिखी, इट वॉज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, और उसी में जो बुक्स वगैरह कैप्ट कर रहा था उसमें कोई स्टेटमेंट दी थी, तो वो जो स्टेटमेंट है वो उसका जो फॉल्सहुड की प्रोबेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है कि ये सच होगी, क्योंकि उसने डेली की जो रूटीन है उसमें वो स्टेटमेंट दी थी। ठीक है ना, तो अभी एक बार बेल लैंग्वेज में पढ़ें तो व्हेन द स्टेटमेंट वाज मेड बाय सच पर्सन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड इन पर्टिकुलर व्हेन इट कंसिस्ट ऑफ एनी एंट्री और मेमोरेंडम मेड बाय हिम इन बुक्स केप्ट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जो भी बुक्स केप्ट की थी उसमें कोई एंट्री या मेमोरेंडम किया था, ठीक है, और इन द डिस्चार्ज ऑफ प्रोफेशनल ड्यूटी या फिर प्रोफेशनल ड्यूटी की डिस्चार्ज में उसने कोई स्टेटमेंट दी थी या कोई एक्नॉलेजमेंट थी जो साइन की थी या लिखी थी, ठीक है, रिगार्डिंग द रिसिप्ट ऑफ मनी, गुड्स, सिक्योरिटी और प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, और कोई भी डॉक्यूमेंट जो यूज किया जाता है इन द कॉमर्स, चाहे रिटर्न हो चाहे साइंड हो, और ऑफ द डेट ऑफ लेटर ऑफ द डॉक्यूमेंट यूजुअली डेटेड, रिटर्न और साइंड बाय हिम, ये सारी चीजें जो है वो रेलिवेंट मानी जाती है अंडर सेक्शन 32 क्लॉज 2। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या राइज हुआ था एज टू डेट ऑफ बर्थ ऑफ ए, ए की DOB क्या है, ठीक है ना, तो अभी डॉक्टर ने अपनी डायरी में कोई स्टेटमेंट दी थी, ठीक है, अपनी डॉक्टर ने अपनी डायरी में एंट्री करी थी कि इस पर्सन को, इसके पर्सन की जो डिलीवरी थी वो इस डेट को हुई थी, ठीक है, तो वो क्या मानी जाएगी? वो रेलिवेंट मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि जो डॉक्टर था वो अपनी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ये डायरी मेंटेन करता था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज और अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ मेकर। Now, third one, or against interest of maker. When the statement is against the pecuniary or proprietary interest of the person making it, or when it is true, it would expose him or would have exposed him to criminal prosecution or to suit for damages. तो अगर कोई भी स्टेटमेंट है, ठीक है, और वो स्टेटमेंट अगेंस्ट पिक्यूनरी और प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट है उस पर्सन के जिस पर्सन ने वो स्टेटमेंट दी थी, तो वो रेलिवेंट मानी जाती है। ठीक है, या फिर कोई ऐसी स्टेटमेंट है जिससे कि
वो एक्सपोज हो जाएगा टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग या फिर कोई सूट फॉर डैमेजेस के लिए, तो वो स्टेटमेंट भी रेलिवेंट मानी जाती है। ठीक है, तो कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो उस पर्सन के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, या जिस स्टेटमेंट को करने से उसे कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का सामना करना पड़ सकता था या फिर सूट फॉर डैमेजेस का सामना करना पड़ सकता था, ऐसी स्टेटमेंट उस पर्सन ने दी है, तो वो स्टेटमेंट भी क्या मानी जाती है, रेलिवेंट मानी जाती है। उसका रीज़न ये है कि नॉर्मली यही चीज़ मानी जाती है कि कोई भी पर्सन ऐसी स्टेटमेंट नहीं देगा जो उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, और अगर वो ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है तो इट मस्ट बी ट्रू। तो इस थी ऑब्जेक्ट सी प्रिंसिपल से ऐसी स्टेटमेंट को रेलिवेंट माना जाता है। ठीक है, नाउ सेक्शन 32 क्लॉज 4 और गिव्स एज ओपिनियन एज टू पब्लिक राइट और कस्टम और मैटर्स ऑफ जनरल इंटरेस्ट। ठीक है, तो व्हेन द स्टेटमेंट गिव्स द ओपिनियन ऑफ एनी सच पर्सन एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी पब्लिक राइट और कस्टम और मैटर ऑफ पब्लिक, तो जब भी कोई स्टेटमेंट है तो ओपिनियन देती है किसी भी पर्सन का एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ एनी पब्लिक राइट और कस्टम या फिर मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, तो अगर कोई ओपिनियन दे रहा है, और ओपिनियन कब दिया था, बिफोर एनी कंट्रोवर्सी ऑफ सच राइट कस्टम और मैटर हैड अराइजन। तो कोई भी कंट्रोवर्सी से पहले अगर किसी भी पर्सन ने ओपिनियन दी रहा था, कोई स्टेटमेंट दी थी रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी पब्लिक राइट और कस्टम और मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, तो वो स्टेटमेंट क्या मानी जाती है, वो रेलिवेंट मानी जाती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज और रिलेट टू एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप। अच्छा, क्लॉज 5 एंड क्लॉज 6 जो है काफ़ी सिमिलर हैं, तो अगर आप इसे ध्यान से नहीं देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इन दोनों को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो अगर कोई भी स्टेटमेंट विच इज़ रिलेटिंग टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी रिलेशनशिप, अगर कोई भी पर्सन को ऐसी स्टेटमेंट देता है किसके बारे में, किसी रिलेशनशिप की एग्जिस्टेंस के बारे में, और उस पर्सन के पास जिसने स्टेटमेंट दी है उसके पास कोई स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज है, ठीक है, तो वो स्टेटमेंट क्या मानी जाती है, वो रेलिवेंट मानी जाती है। स्टेटमेंट कब दी होनी चाहिए, बिफोर द क्वेश्चन इन डिस्प्यूट वाज रेज्ड। आई एम रिपीटिंग इट अगेन कि अगर कोई भी पर्सन कोई स्टेटमेंट दे रहा है एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ एन रिलेशनशिप एंड दैट पर्सन हैड एनी स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज ऑफ फॉर दैट स्टेटमेंट and he had given that statement before the question dispute was reached, then that statement would be relevant under section 32 clause 5. Now clause 6, अगर कोई भी स्टेटमेंट है, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ एनी रिलेशनशिप बिटवीन डिसीज्ड पर्सन। ठीक है, अभी सेक्शन 5 बात करता है 2 लिविंग के पर्सन के बारे में या एक डिसीज्ड एक लिविंग के बारे में, लेकिन सेक्शन 32 क्लॉज 6 क्या बात करता है कि 2 डिसीज्ड पर्सन यानी कि 2 पर्सन जिनकी डेथ हो चुकी है, अगर उनकी एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप के बारे में कोई स्टेटमेंट है, कहाँ दी है, किसी विल में, किसी डीड में रिलेटिंग टू द अफेयर्स ऑफ द फैमिली, या किसी फैमिली पेडिग्री में दी है, या किसी टॉम्बस्टोन, किसी फैमिली पोर्ट्रेट में ऐसी कुछ मतलब तस्वीर वगैरह है, कुछ ऐसा स्टेटमेंट है, ठीक है, या कोई ऐसी चीज जहां पे स्टेटमेंट यूजुअली मेड की जाती है, यूजुअली स्टेटमेंट दी जाती है, तो उस केस में वो स्टेटमेंट रेलिवेंट मानी जाएगी। ठीक है, तो सेक्शन 32 क्लॉज 6 डायरेक्टली बताता है ये स्टेटमेंट कब रिलेट, अगर स्टेटमेंट एग्जिस्टेंस ऑफ एन रिलेशनशिप में रिलेट करती है बिटवीन द पर्सन्स हु आर डेड नाउ। ठीक है, और वो स्टेटमेंट दी है किसी भी विल में, किसी भी डीड में रिलेटेड टू द अफेयर्स ऑफ द फैमिली टू विच एनी डिसीज पर्सन बिलोंग, किसी फैमिली पेडिग्री में, या फिर किसी टॉम्बस्टोन में, किसी फैमिली पोर्ट्रेट में, या फिर किसी भी ऐसी चीज में जहां पे यूजुअली स्टेटमेंट मीट की जाती है, तो वो स्टेटमेंट जो है वो relevant होगी, and that statement should be given before the question in dispute was raised. Now section clause 32 clause 5 and 32 clause 6 के बीच में डिफरेंस, यहाँ पे या तो दोनों पर्सन लिविंग होते हैं या एक पर्सन लिविंग होता है और दूसरा पर्सन डेड होता है, तो वो स्टेटमेंट जो है वो सेक्शन 5 के अंदर आएगी। अगर यहाँ पे दोनों पर्सन डेड है तो फिर स्टेटमेंट जो है वो सेक्शन क्लॉज 6 के अंदर फॉल करती है। ठीक है, यहाँ पे पर्सन के पास स्पेशल मीन्स होने चाहिए ऑफ नॉलेज। ठीक है, और यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो किसी विल में, किसी डीड में, किसी फैमिली पेडिग्री में, किसी टॉम्बस्टोन में, या किसी फैमिली पोर्ट्रेट में वगैरह वगैरह दी हो, तो वो स्टेटमेंट रेलिवेंट मानी जाती है। तो यही 2 डिफरेंस हैं इन दोनों के बीच में। ठीक है, नाउ क्लॉज 7 और इन डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू ट्रांजेक्शन मेंशन इन सेक्शन 32 क्लॉज 8, तो अगर कोई भी स्टेटमेंट किसी डीड में, विल में या किसी और डॉक्यूमेंट में दी हुई है
ठीक है, जैसे कि सेक्शन 13 में मेंशन किया है, तो वो स्टेटमेंट भी क्या मानी जाएगी, वो रेलिवेंट मानी जाएगी। ठीक है, इसे आप सेक्शन 13 के साथ रीड कर सकते हो ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, 13 क्लॉज एक के साथ। ठीक है, लास्ट वन इज और इज मेड बाय सेवरल पर्संस एक्सप्रेस द फीलिंग रिलेटिंग टू मैटर इन क्वेश्चन। तो अगर स्टेटमेंट नंबर ऑफ पर्संस ने दी है, ठीक है, और उन्होंने अपनी कोई फीलिंग्स वगैरह एक्सप्रेस की हैं, तो वो भी क्या माना जाएगा, वो रेलिवेंट माना जाएगा। ठीक है, अगर एक पर्टिकुलर चीज़ है और उसके पूरे क्राउड ने उस पे कोई स्टेटमेंट दी है या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है, तो वो क्या है, वो रेलिवेंट फैक्ट माना जाता है। सो दिस वाज आवर कंसेप्ट ऑफ सेक्शन 32। आई होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, देन डू लाइक माई वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी doubts you can ask me in the comments, and for more such law videos do subscribe my channel, and thank you guys.